वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पर्यावरण पारिस्थितिकी का टॉपिक लिया है मैंने। ऊर्जा के स्रोत, इसमें अनवीकरणीय और नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ईजी प्रश्न आते हैं। तो इस टॉपिक को आप गलत ना करें, वो चाहे आरओई एग्जाम हो या फिर यूपी पीसीएस, दोनों एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी। साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस के लिए भी एक क्लास आती है जीएस की, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं करवा रही हूँ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो साथ में आप प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा न्यू पेड कोर्स लॉन्च किया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओई एग्जाम के लिए। अभी भी समय रहते आप प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, जीएस, करंट अफेयर, आरओई एग्जाम के लिए हिंदी भी है, सीसेट वाला पोर्शन है, सब आप कंप्लीट कर सकते हैं। मात्र 1600 रुपये में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, जीएस वाला कंटेंट जो है, इसके साथ साथ आपका जो करंट अफेयर है और सीसेट वाला पोर्शन सारा कराया जाएगा। और आरओई एग्जाम के लिए जीएस और हिंदी का कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है मात्र 800 रुपये में। दोनों कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप आसानी से अपना जो ऑफर है वो अवेल कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, तो सबसे पहले हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर बात की जाए अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो जीवाश्म ईंधन की खोज के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण खनिज ऊर्जा के स्रोतों में से एक है। ये ऊर्जा संसाधन सीमित होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये अनवीकरणीय संसाधनों को एक बार उपभोग कर लिया जाए तो फिर ये समाप्त हो जाएंगे, इन्हें बार बार हम उपभोग नहीं कर सकते। तो जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, और विश्व भर में इस आधार पर लगभग ये 90% ऊर्जा उपभोग के लिए प्रदान करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ये पौधों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित करके पिछले भूवैज्ञानिक समय के दौरान निर्मित हुए थे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है और ये उन प्रागैतिहासिक काल में पाए जाने वाले पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्राणियों के जो अवशेष हैं जो लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। तो जीवाश्म के बारे में आप सभी को पता होगा, इनको आगे क्लासिफाई किया गया कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस आदि में। तो आगे हम एक एक करके इन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला है कोयला। तो इसमें कोयले के प्रकार पूछ लिए जाते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा भी कई बार पूछी जाती है। तो कोयला 4 प्रकार से आपको पढ़ना है। पहला एंथ्रेसाइट, सेकंड है बिटुमिनस, थर्ड है लिग्नाइट और फोर्थ है पीट। तो जो एंथ्रेसाइट है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 to 90% होती है। बिटुमिनस में 60 to 80%, लिग्नाइट में 50 to 60% और सबसे कम होती है पीट में, जो कि 45% से भी कम होती है। कोयला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गोंडवाना लैंड के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा और पीट सबसे खराब किस्म का कोयला होता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कोयला गोंडवाना क्षेत्र जो है दामोदर घाटी में स्थित है। दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, इनकी घाटियों में लगभग 97% से भी अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो वे झारखंड, बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित है। और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार आता है मैच करने के लिए। तो इसमें रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा, ये सारे के सारे कोयला क्षेत्र हैं। कौन कौन से? रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सेकंड टाइप का जो हम लोगों ने पढ़ा था। और गैर कोयला श्रेणी के हैं। झारखंड में भारत के कोयले का सबसे बड़ा भंडार है और इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो रिजर्व के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? झारखंड, सेकंड नंबर पे उड़ीसा है और थर्ड कौन है? छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम या फिर खनिज तेल। तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से भी जाना जाता है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसें, इनके भंडार अक्सर समुद्र की जो तली है, समुद्री अधस्थल जो होता है
इसके नीचे या फिर भूमि पर जो पृथ्वी की परपटी है इसके साथ में पाए जाते हैं, अर्थात जैसे कि इस परपटी है भूपरपटी, तो इसी के साथ पाए जाएंगे। तेल के आसवन के प्राप्त कुछ उत्पादों में इनको पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिसमें पीड़कनाशकों, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशों, पेंट, औषधियों इत्यादि बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। ये प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनती है। कंपोजिशन भी याद रखिएगा, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। प्राकृतिक गैस 50 से 90% तक का आयतन मीथेन का मिश्रण होता है, CH4, जो एक साधारण हाइड्रोकार्बन होता है। इनमें कुछ मात्रा में भारी गैसीय हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन हो गया, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये थोड़ी सी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोकार्बन सल्फाइड भी पाई जाती है। गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें क्या क्या मिश्रण है, सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो आयतन है वो मीथेन का होता है, CH4 का। कुछ मात्रा में और भी हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे C2H6, इथेन, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन हो गया C4H10, और विषैली हाइड्रोकार्बन सल्फाइड गैस है जो कि H2S है। ठीक है, तो ये सब इसमें पाए जाते हैं। पारंपरिक प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो अधिकतर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक गैस जो इस तेल के साथ बाहर आती है अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैस का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है, और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन भी होता है। लेकिन बाद में इस गैस को संसाधित किया जाता है और इसे पाइपों द्वारा या फिर संघनित करके सिलेंडरों में भरकर उपभोक्ताओं को उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस गैस का उपयोग पेट्रो रसायनों के निर्माण में, उर्वरकों के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। तो पहले पारंपरिक प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ा, अब गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। ये अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं पाई जाती है। इसी कारण से इस प्रकार के गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, परंतु तकनीकों के विकसित होने के कारण गैसों का निष्कर्षण अब मितव्ययी हो गया है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है तो प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी जो गैसें हैं प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं और ये द्रव अवस्था में होती हैं। इसे बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। इसके रूप में निकाली जाती है और द्रवित पेट्रोलियम गैस को दबाव डालने वाले टैंकों या फिर सिलेंडर में एकत्रित कर लिया जाता है, और एकत्रित करके खाना पकाने की गैस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो आप सिलेंडर्स यूज़ करते हैं। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस तरल प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाती है और यह अत्यंत ज्वलनशील द्रव है। इसे अन्य देशों में रेफ्रिजरेटेड टैंकरों में भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन और उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक और घरेलू प्रयोग के कारण बढ़ती जा रही। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों और सिलेंडरों में संपीड़ित किया जाता है और इसके बाद इन्हें उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत। तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणविक केंद्रक की ऊर्जा होती है। रेडियो एक्टिव खनिजों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उच्च तकनीकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव खनिज को जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। अन्य खनिजों की तरह ही रेडियो एक्टिव खनिजों के अयस्कों की मात्रा निश्चित और सीमित होती है, जबकि रेडियो एक्टिव खनिजों की बहुत ही छोटी मात्रा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसमें अब देखिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन, तो इस प्रक्रिया में जो यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, इन भारी परमाणुओं के नाभिक को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित किया जाता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। दूसरी प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन की। तो इस प्रक्रिया में छोटे नाभिक जैसे कि हाइड्रोजन या उनके समस्थानिक हो गए, जिनका नाम ड्यूटेरियम, टाइट्रियम ये हैं, इनको संलयित करके छोटे छोटे नाभिक को जोड़ करके भारी नाभिक बनाया जाता है, तब भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ऊर्जा विमुक्त होने के लिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन दोनों ही प्रक्रियाएं होती हैं। नाभिकीय विखंडन में देखेंगे तो रेडियो एक्टिव खनिज जिनके विखंडन द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का निर्माण होता है, संभवतः अनवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में मान्यता मिल सकती है, क्योंकि यह एक अयस्क से प्राप्त होती है जो सीमित मात्रा में पाया जाता है। नाभिकीय विखंडन पाया जाता है जो कि अस्थायी होता है और विखंडित या टूटने पर ऊर्जा मुक्त करता है। जब कभी भी यूरेनियम के नाभिक पर एक न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं, वे नवनिर्मित न्यूट्रॉन के अन्य परमाणुओं पर प्रहार करके एक श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पढ़े, अब रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं उनको पढ़ेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और एक लंबे समय में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसी में गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, सामान्य रूप से व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त स्रोत होते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत देखेंगे, एक तो परंपरागत हैं, दूसरे गैर पारंपरिक हैं।
तो परंपरागत जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो क्या होता है, अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे उदाहरण अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन परंपरागत जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं भूमि के ऊपर जीवाश्मी ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी, गोबर, कृषि वनस्पतिक अपशिष्ट हो गए, लकड़ी का चारकोल, ये सारे इसके उदाहरण हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होंगे, तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ईंधन, ये सारे किस में आएंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में। एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद करना जरूरी है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य या फिर सौर ऊर्जा से जुड़े होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, बायोमास। बायोमास क्या है, जैसे जल की, जलावन की लकड़ी हो गई, पशु अपशिष्ट हो गया, फसलों के अवशेष हो गए, कृषि अपशिष्ट हैं, शहरों और नगरों के जैविक कचरा हैं, ये सब शामिल होते हैं बायोमास में। तो सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी कहलाती है। पानी से पैदा की गई ऊर्जा को हाइडल एनर्जी या फिर जल ऊर्जा कहते हैं। भूमिगत गर्म सूखे पत्थरों, मैग्मा, गर्म पानी, इनके झरनों या प्राकृतिक गीजर से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है इसे जियोथर्मल एनर्जी या फिर भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। और टाइडल एनर्जी क्या होती है, तो ज्वारीय ऊर्जा होता है। समुद्र और महासागरों की जो लहरों में ज्वार भाटा जो होते हैं इनसे जो ऊर्जा बनती है इसे क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। सबसे पहले समझेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। ये जो समाप्त ना होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं नवीकरणीय है, ठीक है। तो ये कभी समाप्त नहीं होते, ये नवीनीकरण हो जाता है। ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि नवीकरणीय ना समाप्त होने वाले। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो बिना समाप्त हुए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश स्रोत प्रदूषण मुक्त भी होते हैं और कुछ का प्रयोग सभी जगहों पर किया भी जाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत या अक्षय या फिर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर हो गया, बहता पानी, पवन, हाइड्रोजन और भूतापीय। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें से बायोमास की। बायोमास ऊर्जा मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला प्राचीनतम ईंधन होता है। हमारे पूर्वज लकड़ियों को जलाकर गुफाओं को गर्म करते थे। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो वनस्पतियों और पशुओं के अपशिष्ट से बनता है। बायोमास से जो ऊर्जा उत्सर्जन है ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने जैविक परमाणुओं के रासायनिक बंधों के टूटने या फिर जलने से होता है। इस प्रकार बायोमास सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष रूप को दर्शाता है। बायोमास ईंधनों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से होता है और इन्हें और भी सरल रूप में बदलकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका जो स्रोत है वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों में पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी उद्योग के सह उत्पाद, कृषि की फसलें और उनके सह उत्पाद हो गए, वनों से प्राप्त कच्चा माल हो गया, घरेलू कचरा हो गया, एक बड़ी हिस्सा व लकड़ी आदि के रूप में शामिल होते हैं। बायोमास का प्रयोग गैसीय ईंधन बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैसिफिकेशन कहते हैं। आसवन द्वारा बायोमास को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है जिसे तरल बायो ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, जो कि पूरी पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत है। सौर से प्राप्त या सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा है, इसकी शक्ति अपार है, अक्षय है। सौर ऊर्जा के उपयोग को इस तरह वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग, इसमें सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष संग्रह करके इसे गर्म करने, विद्युत उत्पन्न करने, ठंडा करने आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रयोग होता है, इसमें सूर्य द्वारा चलने वाली कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, जैसे कि पवन है, बायोमास है, पन बिजली शक्ति आदि। सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किया जा सकता है। इन उपकरणों को 3 प्रकार के संयंत्रों में बांटा गया है, निष्क्रिय, सक्रिय और फोटोवोल्टेइक। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है और सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टेइक तकनीक जो यूज़ की जाती है, इसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। सौर ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टेइक प्रभाव के द्वारा सूर्य प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा गया है। सरकार द्वारा कुछ मिशन भी इसके लिए शुरू किए गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन भारत सरकार द्वारा 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और यूनाइटेड नेशन के तत्कालीन महासचिव वॉन द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। ISA का सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन है वो कोच्चि केरल है। तो ये हो गए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों। लेकिन इनको इंग्लिश में भी एक बार मैं PDF दे रही हूँ, जिससे जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में रीड कर लेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से काफ़ी टॉपिक पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो इजी होते हैं, आसानी से आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिले तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये नंबर्स दिए गए हैं जिन पे आप पेड कोर्स के लिए कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।